हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स नेशन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को डिस्कवर कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को और कमेंट डाउन कीजिए अपने डाउट्स। हम ट्राई करेंगे कि हम आपके डाउट्स को सॉल्व कर सके। और अगर आप सीयूटी पीजी एमकॉम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आज यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व तो मैं करूंगी ही, लेकिन आपको एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेनेशन मैं डीप में नहीं दे सकती, बिकॉज 75 क्वेश्चंस हैं। और अगर मैं एग्जांपल्स और एक्सप्लेनेशन देने जाऊंगी हर एक क्वेश्चन का तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो हम बहुत शॉर्ट रखेंगे। एंड अगर आपको एग्जांपल एंड एक्सप्लेनेशन चाहिए हर एक क्वेश्चन का तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, कॉमर्स नेशन ऐप को। और वहां पे जाके यू कैन चेक आउट ऑल द नेसेसरी वीडियोज एंड पीडीएफ, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ, इसी पीडीएफ को एक्सप्लेनेशन के साथ भी डाला गया है हर एक क्वेश्चन के। तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। तो आप हमारा कॉमर्स नेशन बैच डाउनलोड कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप सीयूटी पीजी एमकॉम की तैयारी जबरदस्त तरीके से करें तो यू कैन चेकआउट आवर महापैक बैच, वो भी आप एनरोल कर लीजिए। अगर आप उसको एनरोल करेंगे तो आपका बहुत अच्छी तरीके से सीयूटी पीजी एमकॉम की तैयारी होगी। एंड आई एम टेलिंग यू, दिस इज द बेस्ट थिंग जो आप कर सकते हो अपने लिए। अगर आपको एसआरसीसी जैसी जगह पे पढ़ना है, बीएचयू जैसी जगह पे पढ़ना है, तो यू हैव टू एनरोल आवर बैच। बिकॉज देखो, हमारे बैच में जितने भी स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था ना, उनमें से इतने बच्चों ने 25 बच्चों ने सिक्योर किया अपना डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अपना यू नो एडमिशन एंड एवरीथिंग। देख सकते हो आप यहाँ पे, इन सारे बच्चों ने एनरोल, लिस्ट खत्म नहीं हो रही है। मतलब मैं इतने लोगों का मैं आपको दिखा भी नहीं सकती। इतने लोगों ने हमसे बैचेस एनरोल किए और उनका कहीं ना कहीं नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, बीएचयू एडमिशन उनका हुआ ही है। एंड आई एम टेलिंग यू, दिस इज द बेस्ट बैच। ठीक है, आप इसको एनरोल करिए, आप सीयूटी पीजी एमकॉम क्रैक कीजिए एंड अपना एडमिशन सिक्योर कीजिए एसआरसीसी एंड बाकी सारी जगहों पे। देखिए, हर्षित जो था वो भी एसआरसीसी पे है, एमकॉम के लिए अभी उसने जस्ट अभी इसी साल हुआ है उसका। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग, एक टीचर के लिए भी ये बहुत ही बेस्ट पार्ट है कि आपके स्टूडेंट्स यहाँ तक जा रहे हैं, इतनी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, इतने बड़े कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। और हमारे बुक्स भी डिलीवर हो रहे हैं, 5 days में डिलीवर हो रहे हैं ऑल इंडिया। तो यू कैन ऑल्सो परचेज दैट, लेट मी शो यू। तो ये रहा पूरा बुक। ये सारे जितने भी यूनिट्स हैं, एमकॉम का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। और उसमें इतने सारे यूनिट्स है, इतने सारे सिलेबस है, इतना ह्यूज सिलेबस है, उसको कैसे आप कवर करोगे वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और नोट्स कहाँ से लेंगे, कैसे पढ़ेंगे, एमसीक्यू वगैरह सारी चीजें। और मोस्टली जो क्वेश्चंस आए भी थे ना इस बार 2025 में, उसमें से 13% जैसा सिमिलर ही क्वेश्चन था। इट्स 13% तो बहुत कम बता रही हूँ मैं, उससे ज्यादा ही सिमिलर क्वेश्चन इन सेंस कि हमने जैसा मोड, हमने इतना टेस्ट सीरीज करवा दिया था बच्चों को कि बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन भी दिख रहे थे वहां पे। और देख सकते हो आप कितने बच्चों ने सिक्योर किया एडमिशन। ये बुक्स बहुत ही अच्छे, बहुत वैल्यूबल है। एमसीक्यू, पीडीएफ एंड एवरीथिंग, जो भी टेस्ट सीरीज आप अगर लोगे ना तो आपको हेल्प करेगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। मान लो आपको बैचेस एनरोल नहीं करें तो आप बुक्स परचेज करिए, बुक्स परचेज करिए, उससे आपको 5+ टेस्ट सीरीज फ्री मिलेंगे। तो आपको वो भी दिखेगा कि हाँ, टेस्ट सीरीज सही में अच्छे होते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, दिस इज द पर्सनल एडवाइस कि आप टेस्ट सीरीज तो बाय कर ही लो, बिकॉज उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आप नर्वस नहीं होगे एग्जाम के टाइम पे, एंड यू विल परफॉर्म वेरी गुड इन द एग्जाम। ठीक है, तो मेन एग्जाम, आपको मेन एग्जाम लगेगा ही नहीं, सबसे अच्छी बात तो ये होगा, हो जाएगी आपके लिए। और मैं तो आज ये जो जितने भी क्वेश्चन है ये आपको सॉल्व कराऊंगी। फिलहाल मैंने आपको जैसे बताया कि मैं एक्सप्लेनेशन वगैरह हर एक क्वेश्चन की नहीं दे पाऊंगी, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल है ना, इतना लंबा हो जाएगा सारा कुछ। तो मैं वो नहीं कर पाऊंगी। अगर आपको एग्जाम्पल्स चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए हर एक क्वेश्चन का, तो यू कैन गो एंड डाउनलोड आवर बैच। वहां पे जाके यू कैन चेक आउट एवरीथिंग। तो ये तो बात हो गई सारी बैचेस पे। मैं इतना फोर्सेस इतना ध्यान क्यों दे रही हूँ, बिकॉज दिस इज द टाइम, दिस इज द एग्जैक्ट टाइम कि आपको अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। टाइम ही कितना बचा, सितंबर चला ही क्या, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में आपके एग्जाम है। तो यू हैव टू अभी इसी वक्त अपना बैच एनरोल कर लो, पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं अब। ऐसा नहीं है कि हम सबको घुस मतलब
लिमिटेड सीट्स है तो आपको अभी से अभी प्रिपेयर करना स्टार्ट करना चाहिए। एंड बैचेस भी बहुत अच्छे हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग आपको पढ़ाएंगे, डाउट आपका क्लियर होगा, तो बहुत सही काम करोगे आप, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, अभी बहुत सारी बातें हो गई, अब हम स्टार्ट करते हैं एनटीए का जो भी सीयूटी पीजी का जो ये क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर तो बहुत ही अच्छा है, अगर मैं देखूँ तो 2024 से काफी बेटर क्वेश्चन पेपर था इस बार का, मुझे ऐसा लग रहा था काफी कुछ कुछ अगर आप कॉमन सेंस के हिसाब से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे यहाँ पे, ऐसा है। तो वो देखते हैं। देखो 13 मार्च से 1 तक एग्जाम हुआ था, और आपका टाइमिंग क्या था ये देखो, 9 बजे से लेके 10:30 तक। फिर 27 को हुआ था, और जैसा कि आपको पता है कि 75 क्वेश्चन ही अब आएंगे। आपका वो 25 क्वेश्चन जो पहले आता था ना कि उसमें करंट अफेयर वगैरह ही पूछते थे, वो सारी चीजें अब नहीं आती हैं, है ना, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह वो सारी चीजें नहीं आती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पूरे क्वेश्चन को, हम स्टार्ट करते हैं ना। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई इज डेवलप्ड प्रमोटेड एंड ओन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, किससे यूपीआई ने किसको, यूपीआई जो है, यूपीआई आप यूज करते हो, है ना, ट्रांजेक्शन वगैरह, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अगर करते हो आप, पेमेंट वगैरह करते हो, तो यूपीआई का आप हेल्प लेते हो। तो डेवलप किसने किया, प्रमोट किसने किया, ओन किसने किया, किसने किया ये सारी चीजें। अगर आप कभी भी मतलब यूपीआई वगैरह देखते हो तो वहाँ पे देखो यूपीआई का जब लोगो रहता है ना, उसके नीचे कहीं यहाँ पे एनपीसीआई भी लिखा रहता है ना, याद करो, लिखा रहता है ना। तो यहाँ देखो सबसे कॉमन चीज क्या है, देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ये भी नहीं है, कौन है, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये डेवलप भी किया है, प्रमोट भी करता है और ओन भी करता है यूपीआई को, है ना। ये इसका आंसर है, समझ आया। देखो कॉमन सेंस थी ना यहाँ पे, इतनी बड़ी क्वेश्चन थी क्या ये, नहीं। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट नीश मार्केटिंग। अगर आपने मार्केटिंग पढ़ा है, नीश मार्केटिंग पढ़ा है, तो आपको आंसर यहाँ पे अभी पता चल ही गया होगा कि क्या है। बट चलो देखते हैं, बोला गया है ट्रू होना चाहिए, ट्रू है नीश मार्केटिंग के लिए कौन कौन सा चीज। अब देखते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट देखते हैं, इट टारगेट्स स्पेशलाइज मार्केट सेगमेंट विद डिस्टिंक्ट प्रेफरेंसेस, बात सही है। फिर इट इन्वॉल्व फोकसिंग ऑन नैरो सेगमेंट, ये भी बात सही है। इट इज ऑल्सो नोन एज अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, ना ना ये तो गलत बात है। इट रिक्वायर्स टारगेटिंग मल्टीपल वाइडर सेगमेंट बाय मीटिंग डाइवर्स नीड्स, नो, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो दो चीजें यहाँ पे सही है, जो कि होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, जो कि है ए एंड बी ओनली, है ना। नीश मार्केटिंग अगर आपने मुझसे पढ़ा है या फिर कहीं से पढ़ा है तो आपको पता चल गया होगा कि नीश मार्केटिंग एक्चुअली में होता क्या, वो नैरोवर सेगमेंट पे ध्यान देता है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 3 years एट 5% पर एनम इज 76.30, फाइंड द सम। तो इसका आंसर होगा 10,000। देखो इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुए, कैसे निकला इसका 10,000, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, कॉमर्स नेशन। ठीक है, कॉमर्स नेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे यू कैन चेक आउट जिसका जो भी एक्सप्लेनेशन है, जो भी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, वो आपको वहां पे दिख जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार से आ रहा है। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, 12 में पढ़ा होगा, अगर आपने मैथ्स लिया था तो इसका होगा मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना, ये इसका आंसर होगा। समझ आया आपको, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो एमसीक्यू में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे तरीके से, जैसे हमने ये वाला सारी चीजें देखी, ये थी क्या हो गया, डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो मैच दी फॉलोइंग आ गया, है ना, मैच दी फॉलोइंग आ गया। अब हम देखते हैं क्या है इसका, क्या होगा आंसर। ठीक है, पहले यहाँ पे दिया गया है टर्म्स, है ना, और उसका यहाँ पे दिया गया है डेफिनेशंस। ठीक है, अब हम टर्म्स पढ़ेंगे और हमको जो लगेगा हम उसके तरफ से आंसर देंगे। अगर आपने इंश्योरेंस लॉ एंड अकाउंट्स पढ़ा है मुझसे तो आपको यहाँ पे दिख के पता चल गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। बट अगर आपने मुझसे नहीं पढ़ा है तो जहाँ से ही पढ़ा है यू कैन चेकआउट। देखो बहुत एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है ना, ये आप एग्जाम के 2-3 दिन पहले आप अगर पढ़ोगे या तो आपको जल्दी रिवाइज हो जाएगा। 2-3 दिन पहले क्या मतलब, आप सॉल्व कर रहे होगे अगर एग्जाम पेपर कब सॉल्व करते हैं हम, जब हम एकदम प्रिपेयर होते हैं एग्जाम के लिए। और आप कहाँ से प्रिपेयर होगे, कॉमर्स नेशन के बैच को एनरोल करके, है ना। लेट्स स्टार्ट। तो देखो नॉमिनेशन पहले चीज बोली गई है, नॉमिनेशन क्या होता है,
नॉमिनेशन हमने पढ़ा था ना, क्या होता है जब हम अपॉइंट करते हैं, किसको अपॉइंट करते हैं, कि मान लो हमारा इंश्योरेंस हमने लिया, इंश्योरेंस पॉलिसी हमने ली है ना, इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, और फिर क्या हुआ कि हमारा डेथ हो जाएगा, तो किसको मिलेगा वो क्लेम, कौन लेगा वो फंड, जो भी हमने इंश्योरेंस लिया, जो भी हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, है ना, इंश्योरेंस पॉलिसी हमने पढ़ी थी ना, क्या पढ़ी थी, इंश्योरेंस पॉलिसी ली हमने, है ना, पॉलिसी ली, मैं ही अर्निंग मेंबर हूँ अपने घर में, तो जब मेरा मेरा डेथ हो जाएगा, तो जो मैंने प्रीमियम भरती थी, मैं लाइक फॉर एग्जांपल 5000 का प्रीमियम हर मंथ भरती थी मैं ना, तो ये इन्वेस्ट हुआ, और सम इंश्योर्ड मान लो मुझे मिल रहे हैं 50 लाख के, ठीक है, तो ये 50 लाख जो मिलेगा, ये किसको मिलेगा बेटा, ये किसको मिलेगा, कौन लेगा, किसको नॉमिनेट करूंगी मैं, मान लो मैंने अपने फादर को नॉमिनेट किया, ठीक है, मैंने अपने फादर को नॉमिनेट किया कि अगर आफ्टर माय डेथ माय फादर विल द नॉमिनेशन ही विल गेट द 50 लाख रुपीज, ठीक है, ऐसा मैंने बोल दिया, तो मेरे फादर को मिलेगा क्या, ये सम इंश्योर्ड, ये सम एश्योर्ड या सम इंश्योर्ड जो भी कह सकते हैं इसको, वो मिलेगा, ये हमने पढ़ा था। नॉमिनेशन का मतलब देखो यही था, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, अपॉइंटिंग सम पर्सन्स टू रिसीव पॉलिसी बेनिफिट ओनली व्हेन द पॉलिसी हैज अ डेथ क्लेम, ये हो गया नॉमिनेशन। गारंटी क्या था, गारंटी क्या था कि इट इन्वॉल्व थ्री पार्टीज, मेन डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी, गारंटी मतलब क्या, हम गारंटी दे रहे हैं कि मान लो कि ये पर्सन नहीं दे पाया प्रीमियम, तो कौन देगा, मैं दूंगा, होता है ना, जैसे बैंक में होता है ना कि गारंटी आप दे सकते हो, तो वो वाली बात। फिर इंडेमनिटी क्या था कि द इंश्योरर अंडरटेक्स टू मेक गुड द एक्चुअल लॉस सफर्ड, इंडेमनिटी क्या था, हमने पढ़ा था ना कि हम सिर्फ लॉस को लाइक वो करेंगे, बाकी हमसे प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं, कंपनसेट थोड़ी करना है, हमें तो कंपनसेट करना है, हमें प्रॉफिट थोड़ी ना वहाँ पे गेन करना है, कि अच्छा हम इंश्योरेंस कंपनी जो है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, वो आपको कंपनसेट करिए, आपको वहाँ उसका आपको प्रॉफिट या लॉस नहीं दिला रही है वो, है ना, वही बात हमने पढ़ी थी। देखो अगर बेसिक्स आपके हिले होंगे तो आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा होगा। असाइनमेंट देखो, असाइनमेंट क्या था, हमने पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ राइट्स, टाइटल एंड इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी टू सम पर्सन। आपने जो पॉलिसी की राइट्स थी, है ना, हमने क्या पढ़ा था कि रवि जो पर्सन है उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली, या फिर फॉर एग्जाम्पल मैं ली, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने अपनी बड़ी बहन को वो उस पॉलिसी के राइट्स ट्रांसफर कर दिए, है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी बड़ी बहन को उस पॉलिसी का क्या किया, राइट्स ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, तो अब जितने भी क्लेम्स वगैरह होंगे वो देखेगी, अब मेरा उस पॉलिसी पे कोई राइट नहीं है, तो उसको कहेंगे कि क्या कहेंगे, असाइनमेंट। इसका आंसर क्या होगा, ए का होगा 3, एक सेकेंड, ए का 3 होगा, बी का 4, और सी का 2 और डी का 1, है ना, ये होगा। देखो अगर आपने इंश्योरेंस लॉ एंड अकाउंट्स नहीं पढ़ा है तो ये आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, पल्ले ही नहीं पड़ा होगा, है ना। चलो मैं तो ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कुछ कुछ चीजें, बट डीप में तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब देखो, डिसबर्सिंग ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग डिसीजन इन एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, क्या कह रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, जब आपको क्या कहना होता है, डिसीजंस के लिए आप मतलब कि आप डिसबर्गिंग ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी कर रहे हो, तो उसका आंसर होगा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, है ना, ये आंसर है इसका। आगे देखते हैं, specifies the minimum fraction of the total deposit of customers which commercial bank have to hold as a reserve either in cash or deposit with the central bank। ये जो है ये आपका माइक्रो या मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है ना कि कितने मिनिमम फ्रैक्शंस रखने पड़ते हैं, किसको, टोटल डिपॉजिट का कस्टमर का, विच कमर्शियल बैंक को रखना होल्ड करना पड़ता है, किसके साथ, रिजर्व के जैसे, किसको, कैश या डिपॉजिट में सेंट्रल बैंक का। हमने ये पढ़ा था, या तो आपने 12th में पढ़ा होगा या तो 12th में ही पढ़ा होगा, कि याद है बोला जाता ना कि जो कमर्शियल बैंक, ये कमर्शियल बैंक है, फॉर एग्जांपल ये कमर्शियल बैंक है, मान लो इसका नाम है HDFC, ठीक है, HDFC बैंक का, और ये आरबीआई तो एपेक्स बैंक, और एपेक्स बैंक है ना, एपेक्स बॉडी है किसका, है ना, एपेक्स बॉडी है, तो कमर्शियल बैंक जो है HDFC, उसको ना जैसे फॉर एग्जांपल उसने कस्टमर से कितना लिया था, फॉर एग्जांपल कस्टमर से उसने कस्टमर ने अपने मान लो 50,000 यहाँ पे रखा है, मान लो फॉर एग्जांपल, तो इसके पास 50,000 है, ठीक है, तो 50,000 का कुछ पोर्शन इसको आरबीआई को देना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल इसने 10,000 आरबीआई को दे दिया,
ठीक है। बाकी केस में ये आपने वो पढ़ा होगा लेकिन इसको डीप में तो मैं नहीं समझा पाऊंगी, बट कुछ पोर्शन आरबीआई को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, कुछ पोर्शन इसको अपने पास रखना पड़ता है। जो अपने पास रखता है उसको एसआरआर कहते हैं, जो आरबीआई के पास रखता है उसको सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। और स्टैट्यूटरी सॉरी एसएलआर होता है ना, एसएलआर होता है, सॉरी एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो होता है वो क्या होता है, एचडीएफसी बैंक अपने पास ही कुछ अमाउंट रखा रहेगा 50,000 में से, और आरबीआई क्या होता है, आरबीआई के पास भी उसको कुछ पोर्शन रखने पड़ते हैं एज अ रिजर्व। मान लो कुछ हो गया कल को, तो सेफ्टी के लिए किसके पास भागेगा, आरबीआई के पास जाएगा, है ना। तो आरबीआई के पास जाएगा तो वहां पे अपने कुछ रिजर्व वो रखा रहता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या होगा, कैश रिजर्व रेशियो। आगे देखते हैं, 8 नंबर है ना। अच्छा देखो, यहाँ पे बोला गया अरेंज द फॉलोइंग नीड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपेयर इन द मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। बॉटम से लेकर टॉप तक मैस्लो हायरार्की थ्योरी आपको याद होगा क्या होता था उसमें। पहले तो वहां पे होता था साइकोलॉजिकल चीजें, ठीक है। फिर क्या होता था, सेफ्टी, ठीक है। पहले ये आएगा 1 नंबर, ये सेफ्टी, फिर आएगा 2 नंबर, फिर 3 नंबर क्या होगा, 3 नंबर क्या होगा, हाँ सोशल होगा 3 नंबर, है ना, सोशल होता है 3 नंबर। और 4 नंबर एस्टीम। एक और होता है, कुछ तो होता है वो मैं भूल गई, बट ये होता है, देखो ऐसे ही होता है। पहले होता है साइकोलॉजिकल आपको चाहिए होता है, फिर होता है सेफ्टी का, फिर होता है सोशल, फिर होता है एस्टीम, ये इसका है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बी डी, बी डी फर्स्ट नंबर, फिर ए सी, बी डी ए सी, ठीक है। बी डी ए सी इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ आया। मतलब बोल रहा है कि मैस्लो हायरार्की थ्योरी में कैसे टॉप बॉटम से लेकर टॉप तक, पहले आपको क्या चाहिए होगा, पहले आपको साइकोलॉजिकल चीजें चाहिए होंगी, है ना। फिर आपको सेफ्टी चाहिए होगा, फिर आपको चाहिए होगा कि भाई थोड़ा सा क्या होता है, मुझे सोशली भी मैं रिलेट कर पाऊँ, लाइक रिलेशन वगैरह हो मेरा। फिर एस्टीम आपको चाहिए होगा, ऐसी सारी चीजें। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अमंग द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड विच वन इज द ओल्डेस्ट, यहाँ पे होगा इसका नंबर 2 मर्केंटलिस्ट डॉक्ट्रिन। ठीक है, यहाँ पे होगा देखो, every person dealing with the company is presumed to have written memorandum of article of association and understood them in their perspective irrespective of the fact। देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है कंपनी का, वो आपको पढ़े होना चाहिए। ऐसा कौन मान लेता है, जो भी लाइक बॉडी वगैरह अंडरलाइनिंग डॉक्ट्रिन विच रिगार्ड इज नोन एज, देखो वो आपको पढ़े होना चाहिए, वो अब ऐसा मान लिया जाएगा। कोर्ट में आप जाओगे बोलोगे कि इनके मेमोरेंडम में तो ऐसी बातें लिखी है, तो कोर्ट तो ये बोलेगा ना कि ये तो बेसिक चीजें हैं, तो आपको पढ़े होना चाहिए था पहले से। आपको नहीं पता था कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि ये कंपनी क्या चीजें करती है, तो ऐसा बात है। तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव नोसिस की बात आ जाएगी, है ना। मान लो आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको बाद में पता चलता है कि वो कंपनी इलीगल कामों में है ना। तो ये चीज आपको बाद में क्यों पता चल रही है, क्या आपने पहले से उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं पढ़ा था, क्या आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं पढ़ा था उसका, वो बोल रहे हैं वो, है ना। तो उसको कंस्ट्रक्टिव नोटिस होगा। अब देखो, द रिसेंट इंक्रीज इन द टैरिफ बाय यूएसए ऑन इट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स अंडरमाइंस द इंस्टीट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका आंसर होगा WTO, है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखते हैं, in a factory 1000 workers were idle because of a power failure as a result of loss of production of 2000 units of product X and 4000 units of product Y occurred. Each employee was paid a normal wage at the rate of 100 per hour. One standard hour is required to manufacture 5 units of product X and 4 units of product Y. How much is the idle time variance due to power failure? तो इसका आंसर होगा 1,50,000। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन जो होगा आपको कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा आपको इसका एक्सप्लेनेशन, कॉमर्स नेशन के ऐप पे। ठीक है, कॉमर्स नेशन के ऐप पे यू कैन विजिट एंड चेक दिस एक्सप्लेनेशन कि हाउ 140,000 आएगा, है ना, कैसे आएगा 140,000। चलो आगे देखते हैं,
A square matrix having all the elements above the leading diagonal is equal to 0 is known as lower triangular matrix, है ना, lower triangular matrix, ये बात है। आगे चले, देखो ये रट्टा मारने वाला क्वेश्चन था, ये आपको पता होना चाहिए, मैथ्स के क्वेश्चन है कुछ कुछ। अब देखो 14 नंबर है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट। पहले आएगा, पहले तो हम पहले देखते हैं बेसिक प्रोडक्ट देखते हैं, फर्स्ट नंबर यही है, ठीक है। फिर हम देखते थे क्या हमने एक्सपेक्ट किया था, सेकंड नंबर ये बी सी। फिर हम देखेंगे कि आर्ग्यूमेंटेड प्रोडक्ट क्या थे, 3 नंबर। फिर हम लास्ट में देखेंगे पोटेंशियल प्रोडक्ट क्या था, 4th नंबर। तो ये आपके ऐसे आएंगे, तो यहाँ पे देख लो, फर्स्ट नंबर बेसिक, सेकंड एक्सपेक्टेड, बी सी कहाँ है, बी सी ए डी, ये है ना, बी सी ए डी इसका ऑप्शन है, ठीक है, आंसर यही होगा। चलो आगे देखते हैं। मतलब कह रहा है कि देखो बेसिक प्रोडक्ट था, ठीक है, उस पर हमने क्या एक्सपेक्टेशन रखा था वो, फिर हम आर्गुमेंटेड देखेंगे कि हाँ ये वाला बात था कि कितना पोटेंशियल था उस प्रोडक्ट में, फिर हम वो देखेंगे ऐसा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। देखो क्या इकोनॉमिक प्लानिंग का इंडिया में ऑब्जेक्टिव नहीं है, इंक्रीज तो है भाई, इंक्रीज करना है हमको एम्प्लॉयमेंट, ये तो बात है, रैपिड ग्रोथ चाहिए हमको, हाँ ये भी बात है, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी इनकम, ये भी वही बात है कि हम नहीं चाहते कि भाई गरीब गरीबी बना रहे, हमको चाहिए कि गरीब भी अमीर बने, और अमीर तो अमीर बने ही बने, लेकिन गरीब भी अमीर बने, हम चाहते हैं ना ऐसा। क्यों सब्सिडीज मिलती है गरीबों को और इनकम टैक्स लगता है अमीरों पे, क्यों लगता है ऐसा, क्योंकि गवर्नमेंट वांट कि आप इनइक्वालिटी खत्म करो देश से, है ना, तो वो बात है। लेकिन क्या हम चाहते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो, नहीं, अभी तो कितना हो रहा है ना, हमारे दो बार स्लोगन हो रहा है कि आप पॉपुलेशन कम करो, इतने पॉपुलेशन में इंडिया इतनी बड़ी नहीं है ना, और मतलब बड़ी भी है तो पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो हो रहा है, तो जमीन इतना सा है, लोग इतने से होंगे तो कैसे खाएंगे, तो पॉपुलेशन ग्रोथ उनका नहीं है, इसका आंसर होगा 4, है ना। चलो आगे देखते हैं। Which of the following transaction will not be recorded in the branch account maintained by the head office under the debtor system, ठीक है, इसका होगा goods sold by branch to customer, सेकेंड नंबर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हाँ ये देखो, ये है वैसा ही मैच द फॉलोइंग, ठीक है, इसका जो होगा ए का 4 होगा, ठीक है, 80C, क्या बोल रहा है देखो, सेक्शन पूछा गया, ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो सेक्शन ना पूछते हैं, हर बार सेक्शन पूछते हैं, ठीक है। तो ए का 4 हो गया, ठीक है, ए का 4 हो गया, फिर बी का 1 इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है, ये जो बी का 1 होगा 80 में आएगा। फिर सी क्या है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, सी का जो है ना वो होगा सी का 2 होगा, ठीक है, सी का 2 होगा 80D में, हेल्थ चेकअप वगैरह 80D में होता है, और डी का होगा 3 80GG, रेंट पेड फॉर एकोमोडेशन, वो होगा 80GG, ठीक है, ये इसका आंसर है, ए का 4, ठीक है, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, है ना, ये इसका आंसर है, समझ आया। चलो आगे बढ़े। मार्कअप प्राइसिंग देखते हैं आप, ठीक है, मार्कअप प्राइसिंग देखते हैं, ये मार्केटिंग का क्वेश्चन है ना, अच्छा सॉरी, ये मार्केटिंग का नहीं है, ओके लेट्स चेक, यहाँ पे भी वही पूछा गया प्राइसिंग टेक्निक्स वगैरह, हाँ मार्केटिंग का ही है, प्राइसिंग टेक्निक्स वगैरह देखेंगे, उसका मीनिंग यहाँ पे पूछा गया है। तो मार्कअप प्राइसिंग का जो है, मार्कअप प्राइसिंग का क्या है, एड अ प्री डिटरमाइंड प्रॉफिट मार्जिन टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये होगा मार्कअप प्राइसिंग, ठीक है। फिर जो है फिर ये क्या बोलते हैं, प्रिजीव वैल्यू प्राइसिंग, प्रिजीव वैल्यू प्राइसिंग का क्या कह रहे हैं कि सेटिंग प्राइसेस बेस्ड ऑन द वैल्यू प्रिजीव बाय द कस्टमर, ठीक है, ये इसका बी का 4 हो जाएगा। फिर डिफरेंशियल प्राइसिंग बोल रहा है सेटिंग एन इनिशियल हाई प्राइस फॉर अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज, या फिर कंपनी साइड डिफरेंटिव, देखो डिफरेंशियल का प्राइसिंग का क्या मतलब है कि आप एक ही प्रोडक्ट के लिए दूसरों लोगों से जैसे मान लो रवि से, मान लो मैंने एक रवि है, हाँ एक रवि है, एक सुषमा है,
ठीक है। और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ सुषमा से मैं 10 रुपये ले रही हूँ, रवि से मैं 10 रुपये ले रही हूँ एक चिप्स का पैकेट के लिए, लेकिन सुषमा से ले रही हूँ मैं 20 रुपया एक चिप्स का पैकेट के लिए। तो डिफरेंट है ना, डिफरेंट है ना, वही बोल रहा है। डिफरेंशियल प्राइसिंग का मतलब यही होता है। अब प्राइस स्कीमिंग का क्या मतलब है? सेटिंग एन इनिशियल हाई प्राइस फॉर अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज। प्राइस स्कीमिंग मोस्टली वो लोग यूज करते हैं जिनको एकदम, जैसे दीपिका पादुकोण जो है बॉलीवुड एक्ट्रेस, उन्होंने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था 82 डिग्री ईस्ट करके, तो उसका उन्होंने प्राइस स्कीमिंग किया था, उन्होंने एकदम हाई वैल्यू पे लाइक वो किया था, लॉन्च किया था 1000 फॉर 118 ml करके कुछ उन्होंने किया था ऐसा। तो ऐसे मतलब लोग प्राइस स्कीमिंग वगैरह, आप आईफोन का एग्जांपल ले सकते हो, है ना, वो वाली बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा इसका? ए का 3 हो गया, ठीक है। डिफरेंशियल प्राइसिंग डी का वन, ये देखो, ये देखो डी का 1 है ना। देखो आपको अगर एक भी आंसर आ रहा है ना, मतलब मान लो मुझे डिफरेंशियल प्राइसिंग का ही पता है कि हाँ डिफरेंशियल प्राइसिंग ये होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखो डी का वन है, बाकी सब में कहीं नहीं है। या आप श्योर शॉर्ट ऑफ, तो आंसर 4 ही होगा। तो आप एलिमिनेशन प्रोसेस भी कर सकते हो वाइल सॉल्विंग दिस एमसीक्यू, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको नहीं आ रहा है एक भी, आप ध्यान से बैठ के देखना काम इसलिए मैं कह रही हूँ कि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेस्ट सीरीज के ही हेल्प से यू कैन अचीव गुड मार्क्स, है ना, वरना आपको दिक्कतें हो जाएंगी। चलो आगे देखते हैं। The exchange rate differential between the currencies of two countries is explained by which of the following? Interest inflation rate differential, ये इसका आंसर है ना। आगे देखते हैं। 20th नंबर क्या है? 20th नंबर का होगा, देखो इंटरनल, यहाँ पे ऑडिटिंग का पूछा गया है ना, ऑडिटिंग का, और इसका मीनिंग यहाँ पे पूछा गया। तो ए का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? द प्लान एंड प्रोसीड्यूर टू एंश्योर ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, हाँ ये इसका होगा, है ना। फिर इंटरनल चेक क्या होता है? अ सिस्टम वेयर वर्क कैरिड आउट बाय वन पर्सन इज चेक बाय अनदर पर्सन, ये बात सही बोला गया है, तो ए का 4 होगा, सॉरी बी का 4 होगा। और फिर सी का टेस्ट चेकिंग का क्या मतलब होता है? एग्जामिनिंग लेस देन होल पॉपुलेशन, ये टेस्ट चेकिंग है। रूटीन चेकिंग का होता है डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, तो इसका होगा 1 नंबर, है ना, ये इसका आंसर है। चलो आगे देखें। यहाँ देखो, as per the scalar principle, which term is used for a relationship in which a supervisor exercise direct supervision over a subordinate? तो इसका कहना है लाइन अथॉरिटी, है ना। आगे देखें। चलो, अरेंज द फॉलोइंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट इन द करेक्ट ऑर्डर विच दे अपीयर इन द कॉस्ट शीट। तो पहले आता है प्राइम कॉस्ट, सही बात है, प्राइम कॉस्ट तो पहले आता है हमारा, है ना, ये पहले आता है। फिर आता है वर्क कॉस्ट, ये सेकंड नंबर आएगा, ठीक है। फिर ये सी ए हो गया। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स तो लास्ट में आता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ए 3 नंबर, और CADB, हाँ ये होगा, ठीक है, CADB होगा इसका आंसर। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स तो हमारा लास्ट में आता है ना, 4th नंबर होगा ये लास्ट में आता है। तो CADB इसका आंसर है 22 का, है ना, CADB इसका आंसर है। अब देखो यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल है, सही बात है। प्रोमिसरी नोट्स है, ये भी है। बियरर चेक्स, ये भी है। लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं, ये नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा, लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं है। कंप्यूट द फिजिकल डेफिसिट फ्रॉम द गिवन डाटा। अब फिजिकल डेफिसिट आपको निकालने के लिए बोला गया, टोटल रिसिप्ट इतना दिया गया है, एक्सपेंडिचर इतना दिया गया है, फिर रेवेन्यू रिसिप्ट इतना है, लाइबिलिटीज जैसे हैं, और लोन्स रिकवरी 7500 है। इसको जो एक्सप्लेनेशन है आपको कहाँ मिलेगा? कॉमर्स नेशन में अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। इसका आंसर होगा 4000, ठीक है, 4000 इसका आंसर निकलेगा। यहाँ पे देखो इसका आंसर होगा 50 पर यूनिट है, इट्स वेरिएबल 30 पर यूनिट है, और 2000 है, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट आर टू बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 5000, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है 12000
50 यूनिट्स, ठीक है, सॉरी 1250 यूनिट्स होगा इसका आंसर 25 का। आगे देखते हैं, who is the most well-known advocate of classical view of social responsibility, stating that management's only social responsibility is to maximize profit? इसका होगा मिल्टन फ्रीडमैन, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि लोगों को इतना डीप में पता नहीं होता है। तो आप ये जो देखो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना ये आपको याद करने होंगे और ये आपको हर जगह बुक पे नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा सा आपको देखो नेगेटिव मार्किंग है तो यू हैव टू एनालाइज एवरीथिंग। जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं दोगे आपको ऐसे क्वेश्चन का आइडिया नहीं होगा एंड आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं देखो या तो बेसिकली छोड़ देना चाहिए या तो आपको इतना पढ़ना चाहिए कि आपको ये भी याद रहे, ठीक है। आगे देखते हैं, arrange the following steps in the process of delegation of authority in the correct क्या order, ठीक है। पहले बोला गया है आपको determining the result expected from a position, ठीक है। फिर क्या है बी नंबर इसका पहला होगा, determining बोला तो गया है ऐसा कि determine करने के लिए बट ये बी नंबर पहला होगा, ठीक है। बी उसके बाद फिर असाइनिंग करोगे, आप उनको असाइन करोगे कि भाई ये काम करना है, कौन से पोजीशन पे असाइन करोगे वो होगा बी ए। फिर डेलीगेटिंग अथॉरिटी फॉर अकम्प्लिशमेंट द टास्क होल्डिंग द पर्सन, हाँ फिर ये 3 नंबर होगा बी ए। बी ए देखो बी ए कहाँ पे दिख रहा है बी ए, फिर सी और फिर यहाँ पे आएगा डी होल्डिंग द पर्सन इन दैट पोजीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकाउंट, ये 4 नंबर होगा, ठीक है। बी ए सी डी, हाँ बी ए, हाँ बी ए सी डी होगा, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। कह रहे हैं कि देखो आप कैसे कौन से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में कैसा क्या करेक्ट ऑर्डर है, पहले तो आप उनसे क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करना चाहते हो वो होगा, ठीक है। फिर उनको पोजीशन पे असाइन करोगे, फिर उनको उनका टास्क वगैरह कैसे हो रहा है वो देखोगे, फिर उनको उसी पोजीशन में रखोगे हमें ना ताकि वो क्या कर सके, होल्डिंग द पर्सन इन दैट पोजीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क, ऐसा है ना, अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क। आगे देखते हैं, आगे देखो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे सही है देखो, अ प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स इन एन ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, सही बात है। फिर एन इंक्रीज इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग रेसेस टू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ये भी सही बात है। एज अ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गेट्स लार्जर द लोअर द मल्टीप्लाई, ये गलत बात है। और रिडक्शन इन ट्रांसफर पेमेंट लोअर द आउटपुट, सही बात है। ए बी डी जो है ये सही आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब कह रहे हैं गोल सेटिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन द गोल सेटिंग प्रोसेस इन द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। पहले तो आप रिव्यू करोगे क्या ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, क्या हम देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का मिशन एक्चुअली में है क्या, वो हम पहले देखेंगे, फर्स्ट नंबर ये है। फिर आप क्या करोगे, इवेल्युएट करोगे कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं ना, रिसोर्सेज है भी कि नहीं आपका मिशन पूरा करने के लिए, वो देखोगे आप। फिर क्या करोगे, डिटरमाइन स्पेसिफिक एंड मेजरेबल गोल्स एंड कम्युनिकेट, ये आप फिर रिव्यू करोगे रिजल्ट, ठीक है। फिर आप रिव्यू करोगे रिजल्ट और फिर आप क्या करोगे, कोई मेजरेबल गोल्स एंड उनको फिर कम्युनिकेट करोगे कि आपका ये गलती था, आपका ये सही है, आपका वो क्या सही था, है ना। मतलब पहले तो आप ये देखोगे कि आपका गोल क्या है, ठीक है। फिर आप देखोगे कि भाई हमारे पास रिसोर्सेज है कि नहीं इस चीज़ के लिए, फिर वो आप देखोगे। फिर आप रिव्यू करोगे रिजल्ट्स को कि सही किया है कि नहीं। फिर आप क्या करोगे, डिटरमाइन स्पेसिफिक एंड मेजरेबल गोल्स एंड कम्युनिकेट देम, ठीक है। ये है, नहीं एक सेकेंड गड़बड़ हो गया, सॉरी। बी ए ये होगा ना, सॉरी ये आपका 4th नंबर होगा, 3rd नंबर पे ये होगा। डिटरमाइन करो, देखो पहले आप क्या करोगे, पहले तो अपना ऑर्गेनाइजेशन का मिशन देखोगे, क्या मिशन है हमारा। मान लो कि हमारा मिशन है कि इस बार हमको इतने प्रोडक्ट सेल करने हैं। फिर आप क्या करोगे, फिर उनका रिसोर्सेज देखोगे, रॉ मटेरियल वगैरह देखोगे, है ना। फिर आप क्या देखोगे कि भाई हम डिटरमाइन करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको, क्या क्या गोल है हमारा क्या है, उनको फिर आप अपने एम्प्लॉयज़ को बताओगे, उनको कम्युनिकेट करोगे। फिर जाके आप क्या करोगे, रिजल्ट्स को रिव्यू करोगे, है ना। ये होगा प्रोसेस। तो यहाँ पे होगा बी, पहले बी होगा फिर ए होगा फिर डी सी, बी ए डी सी 3rd नंबर, है ना, बी ए डी सी। चलो ये हो गया।
अब ये क्वेश्चन जो है ये आपको मैं सॉल्व करा देती हूँ। द डिमांड कर्व फॉर प्रोडक्ट इज गिवन बाय Q इक्वल टू 900 माइनस 40p वेयर Q इज द क्वांटिटी एंड P इज द प्रोडक्ट। सिंपल है बात, सबको पता है। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 15, व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी आपको निकालना है, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं ये 900 माइनस 40p दिया गया है, ठीक है, ये आपका Q है। तो 900 माइनस 40 इंटू 15 करके P निकालेंगे ना। P तो क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है 15, तो हमारा निकलेगा 900 माइनस 600, तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा ना, 300 आएगा ना, हाँ 300 आएगा। फिर हम क्या इलास्टिसिटी निकालेंगे, इलास्टिसिटी निकालेंगे 40 इंटू 15, प्राइस डिमांड इंक्रीज बाय 20, ठीक है 20 से इंक्रीज हो रहा है, तो 40 इंटू 15 बाई 300, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 इंटू 1 बाई 20, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना, 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर 2 होगा। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन मैं और अच्छे से डिटेल में बता सकती हूँ, बट क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो हम इस वीडियो को 2 पार्ट्स में कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा पहला पार्ट था, एक और पार्ट बनेगा इसका जिसमें हम और बाकी क्वेश्चंस लाएंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हमने किए ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए, आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमारा कॉमर्स नेशन ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे जाके यू कैन चेक आउट ऑल द एक्सप्लेनेशन। जो भी मैंने यहाँ पे कराया ना इसका एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वहाँ पे लिखा रहेगा अच्छे से, सिंपल में, है ना, क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे अच्छे से। तो आप अच्छे से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, हमारे बैचेस भी एनरोल कर सकते हैं आप, हमारी बुक्स भी परचेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए होंगे हमारे डिस्क्रिप्शन में। तो आप स्टार्ट कीजिए अपना प्रिपरेशन। CUET PG MCOM के लिए बहुत कम टाइम है, 2026 में होने वाला है। कितना टाइम हो गया बताइए, सितंबर चला ही गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बस इतने ही मंथ्स है आपके पास, और 24 सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे कहाँ से कंप्लीट करने होंगे, बहुत मुश्किल है। टेस्ट सीरीज भी देना होगा। अगर आप SRCC वगैरह एम कर रहे हो, SRCC वगैरह एम कर रहे हो आप, SRCC BHU, तो यू शुड एनरोल आवर बैच विच इज महापैक बैच, है ना, महापैक बैच है आपका, आप इसको एनरोल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह दिए गए होंगे हमारे स्क्रीन पे या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा। तो आप स्टार्ट करिए अपना प्रिपरेशन एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत सारे जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे वो उनको भी हेल्प हो जाएगा, और ये जो सीरीज है ये आते रहेंगी। सो थैंक यू सो मच एंड अपना ध्यान रखिए।